फ्रेंड्स, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। टीजीटी पीसीटी इंग्लिश है ना, और बिहार एस्टेट या फिर आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं और आप अच्छे से रिवीजन एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हियर वी गो नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। कंप्लीट नेम विलियम शेक्सपियर था इनका। ओके, एंड एग्जैक्ट डेट और बहुत पता नहीं है, लेकिन वेबटाइज 26 को हुआ। तो यदि 3 दिन का मार्जिन लेके चलें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में 3 दिन का मार्जिन लेके चलते हैं बैप्टिज्म के लिए, तो 23 अप्रैल मान सकते हैं। और इस तरह से आप इनका डेथ का भी याद रख सकते हैं, 26 अप्रैल 1616। ओके, सो इनका जन्म जो होम टाउन था, जन्म स्थान ऐसा बोल सकते हैं, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में है। ओके, एवन। ओके, एंड ये इनका ऑक्यूपेशन था प्ले राइट, यानी कि नाटककार थे, एंड एक्टर थे, पोइट थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और ये देखें कि ये बेस्ट नोन किसके लिए थे कि राइटिंग यूजली सक्सेसफुल थिएटर प्लेज। ओके, क्योंकि इन्होंने काफ़ी नाटक लिखे जो कि पॉइंट 1 में दिया हुआ है, और इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। यानी बार्ड का मतलब होता है लेखक। ओके, और आप बोल सकते हैं एक तरह का गायक जो यू नो जो आपको प्ले हो, नाटक हो, इन सब के के लिए फेमस थे, तो इसीलिए बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। उनके लाइफ टाइम में विलियम शेक्सपियर ने लगभग 37 प्लेज लिखे। ओके, थिएटर के लिए, और उस टाइम तो सिनेमा हॉल और ये सब तो था नहीं, तो थिएटर के लिए उन्होंने 37 प्लेज लिखा। और उन्होंने मतलब कि एक तरह से चेंज कर दिया जो एलिजाबेथन एज जो था, उस टाइम का जो लाइफ स्टाइल था, काफ़ी उन्होंने चेंज कर, इनके वजह से काफ़ी चेंजेस आए। खैर, कुछ लोग इनसे जलते भी थे, तो आपको बाद में पता चलेगा, है ना। तो William Shakespeare wrote 37 plays for the theatre and over 150 poems. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें इसको। एंड नो वन कैन से एग्जैक्ट नंबर, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ कई चीज़ें या तो लॉस्ट हो गई या फिर दूसरों की मदद से लिखी गई थी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है। ओके, So William was born in Stanford upon Avon. ये हम अभी देख चुके हैं। ओके, फर्स्ट ऊपर दिया हुआ था 1564 में। ड्यूरिंग इंग्लैंड्स टाटर पीरियड, इसकी बात करें तो 1485 से एलिजाबेथ तक 1603 यानी 1603 तक इसको टाटर पीरियड बोला जाता है। तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो आठों, जो उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था, उनके 8 संतान थी, उनमें से एक थे विलियम शेक्सपियर। ओके, एक वेल टू फैमिली से थे, मतलब काफ़ी अच्छा फैमिली था इनका, क्योंकि वो ग्लोब मेकर थे, और लेदर का काम करते थे, तो यानी बिजनेस अच्छा चलता था, तो अच्छा था। और उनकी जो मदर थी वो भी एक वेल्दी परिवार से आती थी, तो आप समझ सकते हैं कि एक आप काफ़ी अच्छे परिवार से थे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि उनका जन्म एक्चुअली 1564 में टाटर पीरियड में हुआ था, और उनके पिता का नाम जॉन था, माता का नाम मैरी थी, और वो 8 में से एक संतान थे। अब थर्ड पॉइंट में वेरी लिटिल इज नोन अबाउट विलियम शेक्सपियर्स अर्ली ईयर्स। ओके, तो हमने ये चीज़ सेकंड पॉइंट में देखा कि क्या क्या नोन है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि एक बहुत लंबा गैप है, तो कई फैक्ट्स जो हैं अवेलेबल नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग, चूँकि एक अच्छे फैमिली से थे, तो अपब्रिंगिंग उनका अच्छा हुआ था। ओके, और वो एंजॉय करते थे प्लेइंग आउटडोर अलॉट। ओके, अटेंडेड अ गुड स्कूल, क्योंकि ज़्यादा नहीं पता है, तो एक इस तरह से मोटा मोटा अनुमान यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पॉइंट को यदि देखें तो इन 1582 विलियम मैरिड अ फार्मर्स डॉटर, जिनका नाम था एनी हैथवे, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ, और दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर। ओके, जो उनकी एक डॉटर थी सुसैना, और उनका ट्विंस था एक जो था, जिनका नाम था जुडिथ एंड हेमन। ओके,
तो अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। 1585 में एक मिस्ट्री, द मिस्टीरियस विलियम शेक्सपियर डिसअपियर्ड हो जाते हैं 7 ईयर्स के लिए। इसीलिए इसको ज़्यादातर जो राइटर्स क्या बोलते हैं, द लॉस्ट ईयर्स बोला जाता है। यहाँ पे कुछ उनको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, कुछ इस टाइम क्या लिखा गया, कुछ भी ऐसा। तो लॉस्ट ईयर के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपका 1 मार्क के लिए कि ऐसा क्यों बोला जाता है लॉस्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको जानना चाहिए। सो 1592 में ऑल ऑफ सडन टर्न्ड अप इन लंदन, वो नज़र आए और वो एक एक्टर और एक नाटककार के रूप में आए। लेकिन विलियम्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, विलियम शेक्सपियर से कई जलने वाले भी लोग थे, तो उनके लिए इतना इजी नहीं रहा था ये टाइम भी। जो उनके राइवल्स थे, जिन विलियम शेक्सपियर से जलते थे, जो उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी विट्स था, उसमें वो एक तो वो उनका मजाक उड़ाते थे विलियम शेक्सपियर का। ओके, और एक राइटर जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन, वो तो उन्हें अपस्टार्ट क्रो, तो ये इंपॉर्टेंट अगेन कि है ना, यूनिवर्सिटी वेट्स याद रखिए। ओके, क्रिटिसाइज करते थे, मजाक उड़ाया करते थे विलियम शेक्सपियर का। और ये जो रॉबर्ट ग्रीन थे, है ना, राइटर, तो ये ऐसा पूछ सकते हैं कि एन अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था, तो रिमेंबर इट, ये रॉबर्ट ग्रीन ने उनको एक मूर्ख, धूर्त, कौवा या बेवकूफ़ बोला था, ऐसा करके। ओके, सो रिमेंबर इट। ओके, सो रिमेंबर जो विलियम शेक्सपियर थे, वो एक कंपनी है ना, थिएटर कंपनी, जिसका कंपनी का नाम क्या था, थिएटर कंपनी का कैम्बरलिन मैन, लॉर्ड कैम्बरलिन मैन, ओके, का एक हिस्सा हुआ करते थे इस कंपनी का। और जहाँ पे ये रेगुलरली वो परफॉर्म करते थे, उस जगह का नाम था क्या, द थिएटर। ओके, सो रिमेंबर इट, ये कंपनी का नाम और ये प्लेस का नाम। ओके, बट आफ्टर डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया लैंडलॉर्ड के साथ, और फिर बाद में उन्होंने अलग से बिल्डिंग रिबिल्ड किया गया, और कहाँ पे, क्रॉस द रिवर के पास में, जिसका नाम रखा गया द ग्लोब। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से सेकंड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, आज भी जो थिएटर हो, अब तो खैर पैंडेमिक की वजह से अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक जब आप थिएटर में जा रहे थे, तो वहाँ पे भी आप देखते थे कम पैसे वाले जो आगे बैठते थे, फिर उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा ऊपर की बालकनी में बैठते थे। कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्लोब, जो जब ग्लोब को डेवलप किया गया, तो इस थिएटर में भी यही कुछ सिस्टम था। लार्ज था, ओपन एयर थिएटर था, है ना, जिसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का, यानी कि हर कैटेगरी के लोग आ सकते थे। ओके, और वहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते थे। और इफ़ यू आर पुअर, यानी कि आपके पास यदि पैसेज कम है टिकट के लिए, है ना, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे ले सकते थे, जहाँ पे सीट नहीं हुआ करता था। ओके, और ये ठंड झेलना पड़ेगा आपको, विंड झेलना पड़ेगा, ओके, रेन झेलना पड़ेगा। ओके, और यदि आपके पास पैसे हैं, इफ़ यू आर रिच, तो यहाँ पे देखिए, यू कुड अफोर्ड to sit in the higher level covered galleries in a comfort seat away from the smelly poor people below. Okay, जो नीचे smelly poor people रहते थे, उनसे दूर आराम से बैठ के देख सकते थे। तो कुछ ये हाल था। ओके, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट 9th पॉइंट तो हम डिटेल में, मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसको, उसमें ये 9th पॉइंट बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे छोटा सा दिया है, तो आप ज़्यादातर जो प्लेज हैं, ओके, फर्स्ट फोल्ड के बारे में उस वीडियो में दिया हुआ है। तो ज़्यादातर जो प्ले हैं वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे जो शेक्सपियर के प्ले हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक है ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मेरे वीडियोस चेक करें प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो हिज प्ले, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। हिज प्ले मेड हिम वेरी रिच एंड फेमस, so much so that by 1598 William owned house in London, Stanford of Avon. So Stanford of Avon में उन्होंने अपना घर ले लिया था, और वो काफ़ी फेमस हो गए थे और काफ़ी रिच हो गए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शेक्सपियर का जो प्ले हैड प्लेज हैड द रॉयल सील ऑफ अप्रूवल। तो उसको रॉयल सील ऑफ अप्रूवल क्यों मिला हुआ था, क्योंकि बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स 6th
ऑफ स्कॉटलैंड एंड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। रिमेंबर, ये जो है जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड एंड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड जो थे, would often hire Shakespeare's company, वो कंपनी को हायर करते थे to come and perform at the royal court. Okay, next. Okay, तो शेक्सपियर के प्ले में कोई भी विमेन नहीं हुआ करती थी। रिमेंबर, फीमेल एक्ट्रेस नहीं हुआ करती थी। मतलब मेल ही जो थे वो फीमेल का रोल किया करते थे। तो क्योंकि एक तो ऑडियंस जो थी काफ़ी राउडी हुआ करती थी, और यदि उन्हें कोई पसंद नहीं आता था एक्टर, तो उन पे वो शाउट करते थे, वू करते थे, ओके, इवन खाना फेंक देते थे। तो ये सब होता था। इस वजह से ये भी कई कारण था, और उस टाइम भी मतलब और भी कारण होंगे जिनके वजह से फीमेल एक्टर्स नहीं हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस समय भी ये जो प्ले ग्लोब में हुआ करते थे तो वो काफ़ी एक्साइटिंग होते थे। स्पेशल इफेक्ट होता था, ट्रैप डोर्स होते थे, एक्टर लिफ्टेड ऑन वार लिफ्ट किया जाता था उनको, स्मोक, फायर, इवन कैनन्स, इवन तोप का आवाज़ चलाया जाता था, तोप चलाए जाते थे। तो एक बार डिजास्टर स्ट्रक हुआ 1613 में, जब वो तोप चलाया गया तो उसके वजह से टॉप ऑफ द रूफ जो ग्लोब का था उसमें आग लग गया। तो ये एक ट्रेजेडी हो गया उस टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 13 पॉइंट काफ़ी भावुक कर देगा आपको यदि आप विलियम शेक्सपियर के लिटरेचर को पसंद करते हैं, विलियम शेक्सपियर को पसंद करते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ विलियम लिव्ड क्वाइटली बैक इन हिज होम टाउन ऑफ स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। तो उनके आखिरी दिनों में काफ़ी उन्होंने शांति प्रिय जीवन जिया। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, अपना खुशी से रहते थे। 23 अप्रैल 1616 को 52 साल की उम्र में वो बीमार हो गए और फिर उनका देहांत हो गया। तो इट इज़ बिलीव्ड ही मे हैव डाइड ऑन हिज बर्थडे। ओके, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था 26 को बैप्टाइज्ड हुए थे, तो 23 माना जा सकता है। तो लेकिन रिकॉर्ड नहीं है तो हम श्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो लिखा हुआ है तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन किया जा सकता है कम से कम। ओके, 14th पॉइंट जो उनके ग्रेव स्टोन पे जो लिखा हुआ है वो लाइनें दी हुई हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई हैं जो लाइनें हैं बाय फेमस वर्ड स्मिथ हिमसेल्फ। ओके, चलिए तो अब 15 पॉइंट देखते हैं। 15 पॉइंट में टुडे शेक्सपियर्स वर्क इज स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। ओके, टीवी में आप कई स्टोरीज देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इवन इंडिया में भी कई फिल्म बने हुए हैं। ओके, 1997 में मॉडर्न ग्लोब थिएटर जो ओपन हुआ था लंदन में, उसको रिकंस्ट्रक्शन करके ओरिजिनल को कुछ ही मीटर दूर है जो आपका ग्लोब वाला थिएटर है उसके पास में। पीपल कैन गो टू वॉच प्लेज जस्ट लाइक इन शेक्सपियर्स डे। तो उस जमाने में जैसे हुआ करता था बिल्कुल इसी तरह से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और आपको कभी इन फ्यूचर टाइम मिले और कभी ऐसा जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, घूम के ज़रूर आएँ, अच्छा लगेगा। यदि आप आपको विलियम शेक्सपियर और एक लेखक और एक राइटर से यदि जुड़ाव है और इस तरह की कहानियों से, तो आप ज़रूर जाएं इन फ्यूचर। चलिए कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बेन जॉनसन फेमसली रोट दैट द विलियम शेक्सपियर हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यानी कि उसको अनपढ़, बिल्कुल बेवकूफ़ बताया बेन जॉनसन ने। तो ये पूछ सकता है कि जो ये फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी बिल्कुल बेवकूफ़, अनपढ़, किसने रेफर किया था? तो ये एक्चुअली रिफर्स टू किसको रेफर किया गया था? तो रिफर्स टू शेक्सपियर, और किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। निकोलस रो जो था उसने आप ऐसा बोल सकते हैं, इट वाज निकोलस रो हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। ओके, सो निकोलस रो ही थे जिन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था विलियम शेक्सपियर के बारे में इन 6 वॉल्यूम इन 1709, प्रिंटेड बाय टेंसन एंड ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ शेक्सपियर। ओके, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ओके,
अनदर प्ले राइट जो बेन जॉनसन है, ओके, उनके बारे में। तो इट इज शेक्सपियर हु इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन किसने कहा था? एक्चुअली बेन जॉनसन ने कहा था इनको, ओके। और स्वीट स्वान ऑफ एवन, एवन, ओके, बोला था। लेटर शेक्सपियर वॉज निकनेम बार्ड ऑफ एवन, जो जैसे मैंने आपको बताया, बार्ड इज एन ओल्ड वर्ड ऑफ पोएट, ओके। तो पोएट को बार्ड बोला जाता था। एवन आपको पता ही है, एवन इज द रिवर इन स्टैनफोर्ड, ओके, द इंग्लिश टाउन वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न। और आप गूगल करिएगा, काफ़ी अच्छा बहुत ही सुंदर शहर है आज भी, ओके। Swan still swim along the river in Stanford upon Avon. Okay, a place of birth, आपको पता है Stanford upon Avon. Okay, प्रोफेशन उनका राइटर थे और इवन एक्टर थे। Okay, so next one देखते हैं जो हेनरी एट, okay, यदि ये बात करें, हेनरी एट इज द वर्क ऑफ बोथ शेक्सपियर एंड फ्लेचर। तो यहाँ पे जो फ्लेचर थे और विलियम शेक्सपियर थे, तो हेनरी एट एक्चुअली जो हेनरी एट के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, वो इन दोनों के द्वारा काम किया गया, ओके। और ये फर्स्ट फोलियो का में जैसे आपको यदि वीडियो चेक करेंगे फर्स्ट फोलियो वाला 1623 का, तो दिया हुआ है ट्रेजेडी, कॉमेडी, ओके, एंड हिस्ट्री। ये इसका पूरा एक वीडियो दिया है, उसमें जो प्लेज उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके उसमें डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। हेनरी सिक्स इज अ सीरीज ऑफ 3 हिस्ट्री प्लेज। तो इसको आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं, जो हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड था, ये are the works by both Marlowe and Shakespeare, okay। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप कहीं चाहें तो इन शॉर्ट नोट कर सकते हैं। और काफ़ी लंबा लाइन जो है मैंने उसको शॉर्ट में भी समझाया है यहाँ पे, तो आप उन लाइन को लिख लेते हैं तो भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले आया हूँ, जो द सोनेट्स यानी कि 1609 में थ्रोपे ने पब्लिश किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज करियर, जो कि था शेक्सपियर सोनेट। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि शेक्सपियर सोनेट जो था फर्स्ट पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोपे इन 1609। तो नेक्स्ट आपका द सोनेट, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोपे इन 1609, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओके, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो यदि मान लीजिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर शेक्सपियर्स रोमन प्ले, रिमेंबर इट। तो इसमें ये है आपका, ये दो मैं जो हाईलाइट कर दिया है, ओके। यहाँ पे ये दोनों रोमन प्लेस कंसीडर किए जाते हैं, जूलियस सीजर एंड यहाँ पे दिया हुआ है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो याद रखिए ये दोनों आपके इवन कॉर्नेलियस, लेकिन ये दो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, आप सिर्फ ये और ये। लेकिन इसमें भी क्या है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट ऐसा डिसएग्री करते हैं इस चीज़ों को से, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है, तो ये दो आप याद रखिएगा, ओके। कैरोलिनस भी डाल दीजिएगा, लेकिन जनरली जो मेन दो जो हैं इसमें से वो आपका एंटनी क्लेयोपेट्रा और जूलियस सीजर है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ओके। और आगे जो क्वेश्चन है वो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, इसको ध्यान से देखें और नोट कर लें, ओके। ला एलेग्रो, जो यहाँ पे ला एलेग्रो किसके द्वारा लिखा गया था, ओके। यहाँ पे ला एलेग्रो जो उसके अंदर जो ये लाइन लिखा हुआ है, ओके, द स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ओके, वाइल्ड हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, ओके। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। जॉन मिल्टन ने लिखा है, ओके। आपने कौन से पोयम है याद रखें, ला एलेग्रो, ओके।
फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार क्वेश्चन। ओके, तो एस.टी. कॉलरिज ने 1817 में जो लिखा उसमें शेक्सपियर के बारे में लिखा, आर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। ओके, सो रिमेंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन लिया है, दोज आर पर्ल दैट वर हिज आईज, लो द वेस्टलैंड। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, स्पोकन बाय मिरांडा। ओके फाइन, सो ये जो लाइन है, दैट वर हिज आइज करके द टेम्पेस्ट से लिया गया है, स्पोकन बाय मिरांडा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आ जाता है, ये आर बॉडीज आर गार्डन टू विच आर विल्स आर, ओके, गार्डनर्स। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जस्ट अ सेकेंड, लियागो ने कहा था रोड्रिगो को, और ये पूछा जाता है आपको कई बार, तो ओथेलो याद रखिएगा और यहाँ पे लियागो याद रखिएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। ओके, तो हमने ये देख लिया कि दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ओके, तो ये एक्चुअली इन टेम्पेस्ट में दिया हुआ है, स्पोकन बाय मिरांडा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लियागो ने क्या बोला था कि आर बॉडीज आर गार्डन टू विच आर विल्स आर गार्डनर। ओके, तो ये लियागो ने बोला था। ओके, ओथेलो में याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे, आप जरूर इसको नोट करके बार बार देखें। ओके, ईज कैनॉट विदर नॉर कस्टम स्टिल इन्फिनाइट वैरायटी। तो याद रखिए, ये जो बोला था एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा में, ओके, स्पोकन बाय एनोबावा ने बोला था इसको। तो ये भी काफ़ी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसको 3-fold फिलॉसफी बोला जाता है। तो वो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि 3-fold फिलॉसफी कौन सा है, कौन सा प्ले है जो 3-fold फिलॉसफी माना जाता है। तो वो है मैकबेथ शेक्सपियर का। ओके, क्योंकि इसमें 3 विच थी, फर्स्ट विच ने क्या बोला था, सेकंड विच ने क्या बोला था, यदि आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा। ओके, तो इसके वजह से इसको 3-fold फिलॉसफी बोला जाता है। खैर, तो 3 विश तो थी उसमें, चौथी तो खैर लेडी मैकबेथ ही थी लेकिन क्वेश्चन में 3-fold बोला जाता है, रिमेंबर इट, इसके वजह से। ओके, एंड वन मोर थिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और आपको पर्सनल क्लासेस चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, स्पोकन का हो, तो आप जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।